गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। सेकेंड ईयर ज्योग्राफी के बच्चों का महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम जिस टॉपिक पर बात करना चाह रहे हैं वो है आपका यूनिट सेकेंड का फोर्थ चैप्टर है। चैप्टर है आपका वन संसाधन और उनका संरक्षण। ये आपका फोर्थ चैप्टर है यूनिट सेकेंड का, फॉरेस्ट रिसोर्सेज एंड देयर कंजर्वेशन। देखिए, हमने अभी तक पिछली क्लासों में संसाधन क्या है, संसाधन किस प्रकार के होते हैं और साथ ही साथ संसाधनों का वर्गीकरण देखा विभिन्न आधारों पर, जिसमें हमने भौतिक आधार पर देखा, उपयोग के आधार पर देखा, पुनर्नवीकरण के आधार पर देखा, अलग अलग प्रकार के संसाधनों के हमने देखे। जिसमें जो वन संसाधन है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट संसाधन है सभी संसाधनों में, क्योंकि ये जो संसाधन है वो नवीकरणीय संसाधनों में आता है। नवीकरणीय संसाधन वो संसाधन होते हैं जिनको हम वापस उपयोग में भी ला सकते हैं और भविष्य में ये संसाधन जो होते हैं वो वापस बन सकते हैं। जैसे आज वृक्षों को काट दिया जाता है, पर अगर हम पुनर्रोपण करें वृक्षों का या पुनर्पोधन करें तो हम वो रिसोर्स आने वाले भविष्य में वापस प्राप्त कर सकते हैं, पर वो उस कंडीशन में कर सकते हैं कि अगर हम उनका ऑप्टिमम यूज है वो करें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो वन संसाधन है उनके इम्पोर्टेंस की बात करते हैं। जो वन संसाधन है मैंने अभी बताया कि एक नवीकरण संसाधन है। नवीकरणीय संसाधन बहुत ही इम्पोर्टेंट संसाधन होते हैं। जैसे आपका सूर्य है, जल है, ये सभी नवीकरणीय, हवा है, नवीकरणीय संसाधनों के अंतर्गत आते हैं, जिनका उपयोग हम एक निश्चित समय के बाद करने के पश्चात पुनः हम उनका उपयोग कर सकते हैं। ये जो संसाधन है, वन संसाधन, हमारे पारिस्थितिकी के संतुलन करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। हमारे न सिर्फ पारिस्थितिकी संतुलन अपितु बायोडायवर्सिटी मेंटेन करने में, विभिन्न प्रकार के जितने चक्र हैं उनको मेंटेन करने में, ऑक्सीजन चक्र है आपका, कार्बन डाइऑक्साइड चक्र है, नाइट्रोजन चक्र है, इन्हीं के सबके संतुलन के लिए भी उपयोगी है। ये हमारी जो हवा है उसको प्योरीफाई करते हैं वन जो है। अब हम छोटी क्लासों में इसको पढ़ते हुए आए हैं, इसलिए मुझे इतना डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं है। इसके साथ ही साथ जो वन है वो वर्षा का माध्यम भी है, साथ ही साथ जो जल है उसको स्वच्छ भी करते हैं, उसको प्योरीफाई भी करते हैं जो फॉरेस्ट रिसोर्सेज हैं। इसी के साथ जो फॉरेस्ट हैं वो कई सारी जो बायोडाइवर्सिटी है, जीव और जंतुओं से रिलेटेड, उनके आवास और भोजन के लिए भी महत्वपूर्ण है। यहाँ मैंने एक इमेज डाली है जिसमें दे रखा है कि विश्व में लगभग 2 बिलियन जो पीपल हैं वो फॉरेस्ट के शेल्टर, वहां पर आजीविका, वाटर, फूड और अपनी ईंधन जो सुरक्षा है उस पर डिपेंडेंट है, लगभग 2 बिलियन पीपल वर्ल्ड के। इसी के साथ साथ हम अन्य इम्पोर्टेंस को देखें तो जो वन है वो वनों की जो महत्ता है उनको हम 4 तरीकों से देख सकते हैं। जो वन है उनका इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंस क्या है, वन जो है उनका इकोलॉजिकल पारिस्थितिकी तंत्र के अनुसार इम्पोर्टेंट क्या है, वन जो है उनका वातावरण के अकॉर्डिंग इम्पोर्टेंस क्या है, और वन जो है उनका धार्मिक दृष्टिकोण से क्या महत्व है। ये 4 पैरामीटर है फॉरेस्ट की, अगर हम इम्पोर्टेंस को देखना चाहे तो जब हम बात करते हैं अलग अलग टाइप्स के अकॉर्डिंग इम्पोर्टेंस की, तो यहाँ सबसे पहले हम बात करते हैं फॉरेस्ट की इम्पोर्टेंस इकोलॉजिकल। इकोलॉजी के मतलब होता है पारिस्थितिकी। पारिस्थितिकी के अनुसार अगर हम वृक्षों की इम्पोर्टेंस को देखें तो हम देखते हैं कि जो वन है वो आपका जो ग्लोबल क्लाइमेट है, यानी कि वैश्विक तापमान है और वैश्विक जलवायु है, उनको रेगुलेट करते हैं, उनको संतुलित करते हैं। अगर वन नहीं है तो हमारा जो तापमान है विश्व का उसमें वृद्धि होती जाएगी, और हम पिछले कुछ दशकों से देख रहे हैं कि हमारे वातावरण में और हमारे वातावरण के तापमान में वृद्धि निरंतर होती जा रही है। इसी के साथ साथ ही आपका जो ग्लोबल वार्मिंग है, आपका जो विश्व जो तापमान है, विश्व जलवायु परिवर्तन है, उसको कमी करने में ये मदद करते हैं। इकोलॉजिकल हम अभी पारिस्थितिकी के अनुसार इंपॉर्टेंस देख रहे हैं। इसी के साथ ऑक्सीजन प्रोडक्शन में ये महत्वपूर्ण है। सोइल अपर्दन
जो मिट्टी का अपरदन होता है और मिट्टी का जो संरक्षण होता है उसमें ये इम्पोर्टेंट है। मिट्टी की उर्वरकता को बनाए रखने में इम्पोर्टेंट अपनी भूमिका निभाते हैं वृक्ष। इसी के साथ साथ ही आपका जो जल है उसको फ्लो को कंट्रोल करते हैं। जब वर्षा का जल बहुत अधिक मात्रा में आपका गिरता है और जब पानी है वो बहुत अत्यधिक फ्लो से जाता है तब इसको कंट्रोल करते हैं। वाइल्ड लाइफ का बहुत बड़ा हैबिटेट का और उनके फूड का काम करते हैं। नॉइस का, पोल्यूशन का, ध्वनि का, इन सब का अब्जॉर्प्शन ये जो आपके वन है वो करते हैं। तो इकोलॉजिकल ये कहीं महत्ता रखते हैं फॉरेस्ट जो है। ओवरऑल हम देखें तो जो फॉरेस्ट है वो हमारे मतलब जीवन को सुखदायी और प्रेरणादायी बनाते हैं। बिना जिस तरीके से जल के बिना हम जीवन की कल्पना नहीं कर सकते हैं उसी तरीके से हम फॉरेस्ट के बिना भी जीवन की कल्पना है वो नहीं कर सकते हैं। अगर इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस देखें तो ये जो फॉरेस्ट हैं वो टिम्बर अवेलेबल, इनका टिम्बर का अवेलेबल, ईंधन की अवेलेबिलिटी, इसी के साथ कई सारे मटेरियल, कई सारी जो इंडस्ट्रीज हैं उसमें ये जैसे कागज उद्योग है आपका, आपके खेल उद्योग हैं, माचिस बॉक्स हैं, कई सारी इंडस्ट्रीज हैं जिसमें ये वन जो हैं वो रॉ मटेरियल का काम करते हैं। तो इकोनॉमिकली भी आपके जो वन हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसी के साथ साथ आपका जो वन का अगर हम एनवायरमेंटली इम्पोर्टेंस देखें, वातावरण के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंस देखें तो हमारी जो बायोडाइवर्सिटी है, बायोडाइवर्सिटी का मतलब है कि आपके जीव जंतुओं, पौधों की स्पीसीज को लेके, वृक्षों की स्पीसीज के लेके, जीवों की स्पीसीज को लेके, बर्ड्स की स्पीसीज को लेके, कई सारी जब एक साथ हमको किसी स्थान पर विविधता देखने को मिलती है तो वो कहलाती है बायोडाइवर्सिटी। तो ये जो फॉरेस्ट है वो आपके जीवों की, स्पीसीज की, जीव जंतुओं की, इनकी बायोडाइवर्सिटी को सस्टेन करती है। अगर वन नहीं होंगे तो ये इनकी जो हमारी जैव विविधता है उसमें सततता बनी नहीं रहेगी। सोइल का प्रोटेक्शन करते हैं, सोइल अपर्दन का प्रोटेक्ट में अपनी मदद भूमिका अदा करते हैं, एयर को प्यूरिफाई करते हैं। मतलब इकोलॉजिकल जो हमने यहाँ देखा था, पारिस्थितिकी और वातावरण का इम्पोर्टेंस लगभग एक जैसा है। इसी तरीके से जो वृक्ष हैं वो हमारी भारतीय संस्कृति के अनुसार जो फॉरेस्ट हैं उनका धार्मिक महत्व भी बहुत है। कई सारे वृक्ष जैसे पीपल है, बरगद है, आपके कई सारे वृक्ष ऐसे हैं जिनको भारतीय सभ्यता संस्कृति में देवत्व तुल्य मान्यता दी गई है। तो ये जो ट्रीज हैं जिसमें मैं एक बरगद का ही उदाहरण लें तो बरगद को मतलब पूजनीय माना गया है हिंदू कल्चर में। इसी के साथ जो बरगद का वृक्ष है उसमें त्रिदेव या त्रिमूर्ति की मतलब कल्पना की जाती है, जिसमें जो विष्णु है उनको जो तना है कहा जाता है, शिव जो है उसमें उसकी ब्रांचेस हैं और जो ब्रह्मा है वो उसका रूट है, जो जड़ है। इसी तरीके से इसको कल्प वृक्ष भी माना गया है कि जो भी हमारी इच्छा है वो इस बरगद के थ्रू पूरी होती है। तो ना सिर्फ बरगद अपितु तुलसी है, आपका बरगद है, कई सारे कल्प वृक्ष हैं, कई सारे वृक्ष हैं जिनको भारतीय संस्कृति में इम्पोर्टेंस दी गई है। इसी के साथ साथ अगर हम रिलीजियस और थोड़ा कल्चर और देखें तो मेडिसिनल प्लांट के रूप में जो फॉरेस्ट हैं वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आगे मैंने इसमें एक वीडियो ऐड किया है जिसमें आप देखेंगे कि किस तरीके से अमेज़न के जो फॉरेस्ट हैं, अमेज़न के जो जंगल हैं उसमें कई सारे जो वृक्ष हैं या कई सारी जो आपकी जड़ी बूटियां हैं उनको कैंसर्स जैसे जो डिजीज हैं, क्रॉनिक डिजीज है उसमें उपयोग में लिया जा रहा है। तो ओवरऑल जो इम्पोर्टेंस है वृक्षों की वो बहुत अधिक है। वृक्ष के बिना मैंने पहले भी कहा कि जीवन की कल्पना अधूरी है। अगर हम वनों को प्रभावित करने वाले कारकों की बात करते हैं तो जो वन है उनको कई कारक प्रभावित करते हैं, जिसमें मतलब वन जो है वो आपका एक निश्चित
विभिन्न भौगोलिक, क्लाइमेटिक और क्लाइमेटिक रिलीफ कंडीशन होगी तो ही वहीं उत्पन्न होंगे, हर जगह पे वन उत्पन्न नहीं होते हैं। तो वनों के डिस्ट्रीब्यूशन को प्रभावित करने वाले कारकों में हम देखें तो सबसे पहले जो वनों को प्रभावित करते हैं उसमें जो भौगोलिक कारक है वो आपका तापमान है, उसी तरीके से आपका वर्षा है, जलवायु है, मिट्टी है और उच्चावच है। ये जो 5 कारक हैं वो आपके वनों को प्रभावित करते हैं। तापमान किस प्रकार के वनों के लिए किस प्रकार का चाहिए, विशेष करके हम देखते हैं विश्व का जो आपका अगर ग्लोब की बात करें और हम 0 डिग्री भूमध्य रेखा के इर्द गिर्द की हम बात करते हैं तो 0 डिग्री भूमध्य रेखा से 10 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री साउथ में ये आपका पूरा भूमध्य रेखीय क्षेत्र है, जहां पर उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन चौड़ी पत्ती वाले पाए जाते हैं इस पूरे संपूर्ण क्षेत्र में। तो यहाँ पर एक विशिष्ट तरीके की भौगोलिक क्लाइमेटिक स्थिति है जिसके कारण यहाँ पर सदाबहार और पर्णपाती चौड़े पत्ती वाले वन हैं वो हमको देखने को मिलते हैं, क्योंकि यहाँ तापमान भी अधिक है, यहाँ वर्षा भी अधिक है, उच्चावच भी यहाँ अधिक विषम प्रकार का है, जिसके कारण आपके वनों की उत्पत्ति है वो होती है। तो विश्व में अगर हम वनों के वितरण और उसको प्रकार को देखें तो जो कटिबंध है हमारे, हमने छोटी क्लासों में पढ़ा है कि सबसे पहला हमारा 0 से 30 डिग्री नॉर्थ और 0 से 30 डिग्री साउथ के मध्य हमारे उष्ण कटिबंध पाए जाते हैं। उसके बाद जो 30 डिग्री से लगा के 60 डिग्री जो अक्षांश है नॉर्थ और साउथ, उसके मध्य हम शीतोष्ण कटिबंध मानते हैं, और 60 से लगा के हमारे जो 90 डिग्री सेल्सियस है उसको हम मानते हैं ध्रुवीय कटिबंध। ठीक है, तो इन सभी कटिबंधों में अलग अलग प्रकार के वन हैं वो पाए जाते हैं। उष्ण कटिबंध में चौड़े पत्ते सदाबहार वन भी मिलते हैं, उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन भी मिलते हैं। शीतोष्ण कटिबंध में भी जो आपके विशेष करके क्लाइमेट भूमध्य सागरीय जलवायु है वहां पर हमको चौड़ी पत्ती के पर्णपाती वन देखने को मिलते हैं। शीतोष्ण कटिबंधीय सभी जो वन है उनका जो रिलेशन है वो तापमान, वर्षा और मिट्टी के साथ है। साथ ही साथ उच्चावच भी कहीं न कहीं वनों के वितरण को प्रभावित करते हैं। इम्पोर्टेंस और वनों को प्रभावित करने के बाद हम देखते हैं कि जो पिछली कई दशकों में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के कारण, नगरीकरण के कारण, कृषिकरण के कारण, औद्योगिकरण के कारण वनों का धीरे धीरे ह्रास होता जा रहा है। हम देख रहे हैं कि प्रतिवर्ष कई हेक्टेयर भूमि है वो वनों से नष्ट हो रही है, वन काटे जा रहे हैं, जिसके कई द्रुतगामी परिणाम हैं वो हमारे सामने आते हैं। पिछली क्लास में हमने देखा था कि विभिन्न प्रकार की जो क्रियाएं हैं, आर्थिक क्रियाएं, प्राथमिक क्रियाएं हैं, चाहे द्वितीयक क्रियाएं हैं, चाहे तृतीयक क्रियाएं हैं, सभी क्रियाओं में हमने देखा था, चाहे वो हम कृषि कर रहे हैं, चाहे पशुपालन कर रहे हैं, चाहे पशुचारण कर रहे हैं, चाहे औद्योगिक या विनिर्माण इकाइयों की स्थापना कर रहे हैं, हर जगह हम वनों का ह्रास है वो कर रहे हैं। डिफॉरेस्टेशन हो रहा है हर जगह पे, विशेष करके कृषि जमीन को बढ़ावा देने के लिए, कृषि उत्पादक भूमि में वृद्धि करने के लिए वनों को बहुत द्रुत गति से काटा जा रहा है। इसके साथ ही साथ उद्योगों के लिए, कच्चे माल के लिए वनों को द्रुत गति से काटा जा रहा है, जिसके कई दुष्परिणाम हमारे सामने आ रहे हैं। पिछले कुछ सालों में हम देखें तो वनों की कटाई के कारण, वनों के डिफॉरेस्टेशन के कारण क्षेत्र विशेष में जो वर्षा है वो कम हो रही है, धीरे धीरे वर्षा में कमी आने लगी है, और धीरे धीरे वो जो क्षेत्र हैं जहां पर बहुत ज्यादा वर्षा होती थी वनों के कारण, वो क्षेत्र मरुस्थलीकरण में बदलते जाने लगे हैं। ये हम देख रहे हैं पिछले कई सालों से। इसी के साथ साथ क्षेत्र विशेष में वनों के ह्रास के कारण बाढ़ें अधिक आ रही हैं, जिसने न केवल ह्यूमन बीइंग से जुड़े असेट्स को नुकसान पहुंचाया है, अपितु हमारे पारिस्थितिकी तंत्र, वहां रहने वाले जो जीव जंतु हैं उनके आवास को, उनके शेल्टर को भी नुकसान है वो पहुंचाया है। इसी के साथ जो आपकी टॉप सोइल है, मृदा की, उसका अपर्दन धीरे धीरे हो रहा है, उसकी उर्वरकता में कमी आ रही है। विशेष करके जो पर्वतीय क्षेत्र हैं उसमें वनों के काटे जाने से बाढ़ अधिक आ रही है, मिट्टी का
अपर्दन अधिक हो रहा है और टॉप सोइल जो ऊपरी सोइल होती है, ऊपरी जो मिट्टी का आवरण है वो धीरे धीरे नष्ट होता जा रहा है। इसी के साथ साथ जो हमारी जैव विविधता है जो उसका नाश हो रहा है। कई सारी स्पीसीज, कई सारी प्रजातियां जो हमको पहले देखने को मिलती थी वो आज हमको देखने को नहीं मिलती हैं, क्योंकि उनके बदले में अन्य स्पीसीज, उनके स्पीसीजों के आवास काटने के कारण उनकी भोजन में कमी हो रही है। ये सारी चीजें हमको वनों के वनीकरण वनों के दुष्परिणामों के रूप में देखने को मिल रही है। इसी के साथ साथ जो जलवायु परिवर्तन है वो हमको देखने को मिल रहा है। तापमान में वृद्धि हो रही है और आर्द्रता में कमी होती जा रही है। ये सारे वनों के दुष्प्रभाव हैं। वनों को हम काट रहे हैं दिन ब दिन, जिसके कारण हम हमको कई मायनों में नुकसान है वो देखने को मिल रहा है। हम यहाँ वनों के काटने के प्रभाव लिखेंगे। वनों के काटने का प्रभाव है ये। इसी के साथ जलवायु परिवर्तन के साथ साथ हमारे जो एनवायरमेंट है उसमें आर्द्रता कम होती जा रही है। इसी के साथ जो जनजातीय लोग जो इन वनों पर डिपेंडेंट हैं, जो स्वदेशी देशज लोग हैं, जो स्थानीय लोग हैं, उनके भी जीविकोपार्जन जिनका एकमात्र साधन होता है वन, जो एकत्रीकरण, फ्रूट गैदरिंग, वनों में उत्पादित होने वाले विभिन्न जो जड़ी बूटियां हैं उनके द्वारा वो अपना भरण पोषण करते हैं। उनके लिए भी जो वन है, वन कटने के कारण उनके जीवन में भी एक थ्रेटनिंग या एक हम कह सकते हैं कि थ्रेट उत्पन्न हो गया है। साथ ही साथ जो जलीय चक्र है हमारा उसमें भी इम्बैलेंस होने लग रहा है। तो कई सारे परिणामों के रूप में जो वन के काटने के कारण कई सारे परिणाम हमारे सामने आ रहे हैं। इसके अलावा भी अगर आपके दिमाग में कोई आइडियाज आते हैं वनों के काटने के क्या प्रभाव हैं हमारे आसपास के वातावरण में, तो आप उसमें ऐड है वो कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमने देखा किस प्रकार जो वन है वो हमारी पारिस्थितिकी तंत्र, हमारे पर्यावरण में असंतुलन उत्पन्न कर रहे हैं, किस प्रकार वो हमें वनों के कटने के कारण डर उत्पन्न हो रहा है। तो हम अभी तक हमने जो देखा वो वनों की इम्पोर्टेंस देखी, वन किस प्रकार से हमारे लिए, न सिर्फ हमारे लिए अपितु हमारे जीव जंतुओं के लिए, बायोडाइवर्सिटी के लिए किस प्रकार इम्पोर्टेंस रखते हैं। इसी के साथ साथ हमने देखा कि वनों को वितरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, और इसके साथ ही हमने देखा वनों के कटने के परिणाम क्या हमारे सामने पिछले कुछ सालों में आ रहे हैं। तो सूखा, बाढ़, आग, तापमान में वृद्धि, जीव जंतुओं का विनाश हो रहा है, जैव विविधता का नाश हो रहा है, मृदा का अपरदन हो रहा है, जलीय चक्र में असंतुलन हो रहा है, कई सारे परिणाम, दुष्परिणाम हमारे सामने आ रहे हैं। मरुस्थलीकरण बढ़ता जा रहा है इस कारण। अब हम बात करते हैं वनों के संरक्षण की, कि हम किस प्रकार के स्टेप्स उठाएं वनों के संरक्षण के लिए, कि जो वन है वो न सिर्फ अभी परंतु आने वाले भविष्य में भी हमारे पर्यावरण और हमारी पारिस्थितिकी को आगे सतत कंटिन्यू चला सके। तो यहाँ हम बात करेंगे वन संरक्षण की। देखिए, संरक्षण का मतलब होता है कि किसी चीज को रोकना नहीं होता है या किसी चीज को डंप करना नहीं होता है। कंजर्वेशन का मतलब होता है कि हम जो भी रिसोर्स हमारे पास अवेलेबल है, चाहे वो फॉरेस्ट है, चाहे वो वाटर है, जो कोई भी रिसोर्स अवेलेबल है, हम उसको उस प्रकार से संरक्षित करें या हम उस प्रकार को कंजर्व करें। हमको रोकना नहीं है उसका उपयोग करने के लिए, अभी तो हमको उसका उस तरीके से अनुकूलतम या ऑप्टिमम हमको उसका उपयोग करना है कि वो उपयोग न सिर्फ अभी हमारी इस पीढ़ी को परंतु हमारे आने वाली जो भावी पीढ़ियां हैं उनको भी वो रिसोर्सेस सतत रूप में अवेलेबल हो सके। तो हमको उपयोग तो करना है परंतु हमको उपयोग उस तरीके से करना है रिसोर्सेस का कि वो हमारी आने वाली भविष्य की पीढ़ियों के भी
मतलब मदद कर सके। इसके साथ ही साथ हमको संरक्षण करते हुए या उन चीजों का, जल है चाहे वन है, उनका संरक्षण करते हुए हमें उसको पुनर्उत्पादन पे भी हमको उसका ध्यान देना है। या वाटर है जैसे, तो वाटर की क्वालिटी को भी ध्यान में रखना है। क्वालिटी को बनाए रखने के लिए भी हमको ऐसे कई सारे मेजर्स, हमको उपाय उसके साथ ऐड करने पड़ेंगे संरक्षण में, जिससे कि वो हमें और साथ ही साथ हमारी आने वाली भावी पीढ़ियों के लिए भी बहुत वो उपयोगी बन सके। तो हम संरक्षण की बात करते हैं, तो संरक्षण में जो पहला है वो हम देखेंगे कि न सिर्फ लोगों को हमको बताना है, परंतु स्वयं में भी ये चीज हमको डालनी है कि हमको वनों का विनाश नहीं करना है। हमको वनों के विनाश से, यानी कि हमको डिफोरेस्टेशन से रिफोरेस्टेशन की ओर जाना है। हमको वन विनाश से पुनर्रोपण की तरफ हमको जाना है। हमको जाना है, स्वयं को प्रेरित करना है, साथ साथ हमारे आसपास रहने वाली जो सोसाइटी है उसको भी हमको प्रेरित करना है। तो यहाँ दो शब्द हैं, एक तो डिफोरेस्टेशन है और एक है रिफोरेस्टेशन। तो हमको डी से री की तरफ जाना है। दूसरा, जो आपकी देशज या स्थानीय लोग जो हैं, जो जनजातीय लोग हैं, जो वनों पर डिपेंडेंट हैं, जिनका वनों में आवास है, उनके लिए गवर्नमेंट को और साथ ही साथ जो एनजीओज हैं उनको सहयोग प्रदान करना चाहिए। विशेष करके उनकी आजीविका को लेके उनको अल्टरनेटिव रिसोर्सेज अवेलेबल करवाने चाहिए, जिसके कारण वो लोग वनों पर ज्यादा डिपेंडेंट नहीं रहे, वनों को नहीं काटे। तो एक तरीके से उनको हमको मदद करनी है, सहयोग देना है। तीसरा, हमको सिल्वी कल्चर जो है उसको, उस पैटर्न को अपनाना होगा। सिल्वी कल्चर का मतलब होता है वन संवर्धन विज्ञान, कि हम किस तरीके से जो वन है या जो फॉरेस्ट है उनको और अधिक बढ़ा सके। तो उसका बढ़ाने के कई तरीके हैं। जैसे हमारी कोई बैरन लैंड है, बंजर भूमि है, वहां पर वनों का वृक्षारोपण करना। जो आपकी रोड है, रोड साइड के दोनों तरफ वृक्षारोपण करना। इसी प्रकार जो हाईवेज हैं उसके आसपास वृक्षारोपण करना। तो ये सारी चीजें जो हैं वो सिल्वी कल्चर के वन संवर्धन विज्ञान के अंतर्गत आती हैं, जिससे हमको भी प्रोत्साहित होना है। साथ ही साथ हमको हमारे आसपास के जो लोग हैं, हमारे परिवार के सदस्य हैं, उनको भी इसके लिए प्रोत्साहित है वो करना है। वनों में आग लगने से बचाना है हमको। कई बार ऐसा होता है कि वनों में एक प्राकृतिक आग लगती है, वो अलग सिचुएशन होती है, और देश स्थानीय लोगों के द्वारा या इंडस्ट्रियल लोगों के द्वारा या वनों के जो मेडिसिनल प्लांट्स हैं या जो उपयोगी जो वृक्ष हैं उनके लिए उनके लिए आग लगा देना। कई कारण हैं। इसी तरीके से जो हमारे नॉर्थ ईस्ट इंडिया में जूमिंग कृषि होती है, वहां हम आग लगाते हैं। तो इन सभी को रोकना है हमको। कई बार होता है वनों में ऐसे कीड़े भी लग जाते हैं जिसके कारण वनों का नाश हो जाता है। तो हमको उन सारी चीजों से भी वनों को बचाना है। इसके साथ ही साथ जो वनों से प्राप्त होने वाला ईंधन है उसके विकल्पों के लिए भी हमको प्रोत्साहित करना है। जैसे आपको बायोगैस है, मिथेन गैस है, आपकी नेचुरल गैस है, उसको ईंधन का सोर्सेस हमको बनाना चाहिए, ना कि जो वनों से प्राप्त लकड़ी है उसको ईंधन का स्रोत हमको, मतलब उसका विकल्प है वो ढूंढना है। इसी के साथ साथ जो वन आधारित आहार है उस पर अपनी निर्भरता मनुष्य को थोड़ी कम करनी होगी, जिसके कारण कि वन है वो कम से कम कटे। इसी के साथ साथ जो उद्योग जगत है और जो व्यवसाय जगत है उनको वनों को काटने का जो अवसर है वो कम प्रदान करना चाहिए गवर्नमेंट को। जहां तक हो सके जो इंडस्ट्रीज हैं, बड़े जो बिजनेसेस हैं, उनकी स्थापना जो भूमि बंजर है, जो ये अनुपयोगी भूमि है, वहां पर उनको स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित है वो करना चाहिए। जहां तक हो सके सबसे भारी मात्रा में जब हमने खनिजों के द्वारा वनों की कटाई देखी तो हमने देखा था कि जितने भी आपके माइनिंग जहां होती है वहां वन भी बहुत अधिक मात्रा में काटे जाते हैं। तो गवर्नमेंट को इन सारी चीजों पे ध्यान रखना होगा कि जहां तक हो सके उद्योग और व्यवसाय के लिए कम से कम जो वन है वो कटे। इसी के साथ साथ हम देखते हैं कि प्रतिवर्ष हमारे यहाँ
या विश्व में हर जगह पे वन महोत्सव के रूप में कुछ डेज, महीने के कुछ डेज या सप्ताह के कुछ डेज के रूप में वन महोत्सव मनाए जाते हैं, जिसमें लोगों के द्वारा, इंस्टीट्यूशन के द्वारा, प्रशासन के द्वारा, बच्चों के द्वारा, विभिन्न जो एनएसएस एनसीसी इकाइयां हैं इनके द्वारा वन महोत्सव मनाया जाता है, वनों का वृक्षारोपण किया जाता है। तो इस तरीके की एक्टिविटी है वो और अधिक बढ़ाई जाए, जिसके कारण जो वन है वो और अधिक उनमें और अधिक संवर्धन हो, उनमें और अधिक वृद्धि हो। इसी के साथ साथ ही जन जागरूकता फैलाना, वनों को लेके सामाजिक वानिकी जैसे कार्यक्रम करना, ये सारे वैसे हमारी गवर्नमेंट कर चुकी है। हमारी गवर्नमेंट ने एक हर जगह पे वनों को लगाने के लिए हर स्टेट, हर जिला है वो विशेष करके जो अगस्त और जुलाई के महीने होते हैं उनमें प्रोग्राम है वो चलाते हैं। परंतु होता ये है कि वृक्ष लगाए तो जाते हैं, परंतु उनकी जो देखरेख करनी चाहिए, उनकी जो निगरानी करनी चाहिए, उनका जो सर्विलेंस मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। तो थोड़ा गवर्नमेंट को इन चीजों को लेके भी ध्यान रखना चाहिए। गवर्नमेंट के साथ ही साथ हमें स्वयं भी चीजों के लिए जागरूक होना है, और साथ ही साथ कुछ जैसे बुरे कल्चर्स हैं उनको अवॉइड करते हुए, गेस्ट आए तो उनको वृक्ष के रूप में पौधा देना, इस तरीके से बर्थडे सेलिब्रेशन में पौधे लगाना, ये सारी चीजें अगर हम थोड़ा हमारी कल्चर में अपनाएंगे तो निश्चित है कि वन जो अब तक कट चुके हैं उनकी भरपाई हम आने वाले कुछ सालों में वापस कर सकेंगे। नहीं तो अगर इसी तरीके से हम वनों को काटते रहे तो आने वाले समय में जो मैंने हमको आगे जितनी प्रॉब्लम्स बताई थी, सूखा, बाढ़, आग, तापमान में वृद्धि, ये सारी जो परिणाम है वो हमको बहुत अधिक मात्रा में आने वाली समय में हमको देखने को मिलेंगे। तो इन जो मैंने यहाँ पर आपको जिन पॉइंट्स को लेके चर्चा करी है अभी, इनके अलावा भी हम कई प्रकार से वनों का संरक्षण कर सकते हैं। ये एक जनरल टॉपिक है, इसको मुझे ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। अगर आपको भी अपने मन में, आपके विचार में कोई आइडियाज आ रहे हैं वनों को संरक्षण को लेके तो आप उसमें ऐड है वो कर सकते हैं, क्योंकि हर सबके अपने अपने आइडियाज हैं। ये मेरे आइडियाज हैं, इसके अलावा भी कुछ आइडिया हैं तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं अपने विचारों को भी, कि जिसके द्वारा हम वनों का संरक्षण है वो कर सके। यहाँ मैं आपके लिए एक वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ, 7 मिनट का वीडियो है, ये आप जरूर देखिए कि क्या किस तरीके से जो हमारे विशेष करके अमेज़न जो वन है दक्षिणी अमेरिका के अमेज़न रिवर जहां बहती है, वो अमेज़न रिवर किस तरीके से अमेज़न वन पिछले कुछ सदियों में कटे हैं और उसके क्या दुष्परिणाम हमारे सामने आए हैं। आपने पिछले साल देखा था अमेज़न वनों में कुछ आग लग गई थी और उस आग के कारण कितनी स्पीसीज उस वनों में नष्ट हुई हैं, क्या किस लेवल पे वो वहां पर प्रदूषण हुआ है, उसका थोड़ा सा हम इम्पोर्टेंस और उसकी जो दुष्परिणाम है उनको हम देखेंगे। आप सभी इस वीडियो को देखिए। अमेज़न रेन फॉरेस्ट को हमारे प्लेनेट का लंग्स भी कहा जाता है, मगर बीते कुछ दिनों में अमेज़न फॉरेस्ट में लगी आग आज तक की सबसे खतरनाक आग थी। यहाँ तक कि इससे उठने वाले धुएं की वजह से आसमान में 2000 माइल्स यानी करीब 3200 किलोमीटर दूर तक कुछ भी देख पाना नामुमकिन हो रहा था। पूरी दुनिया में 9.8 बिलियन एकर्स ऑफ फॉरेस्ट हैं और ये अमेज़न रेन फॉरेस्ट 1.35 बिलियन एकर्स में फैला हुआ है, यानी पूरी दुनिया का 13% जंगल यहीं पर मौजूद है। इन सिंपल वर्ड्स, अगर पूरी दुनिया में 100 पेड़ हैं तो उनमें से 13 पेड़ सिर्फ इसी जगह मौजूद हैं, केवल इस अकेले जंगल में। वैसे तो हम सबको ये पता है कि हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन की मात्रा 21% है और इस ऑक्सीजन के परसेंटेज को मेंटेन करने के लिए कई प्लांट्स और ऑर्गेनिजम्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। हमारे एटमॉस्फेयर में मौजूद टोटल ऑक्सीजन का लगभग 50% हमें एक टाइनी से ओशियन प्लांट फिटोप्लैंक्टन से मिलता है, 25% ऑक्सीजन पेड़ पौधों से और बची हुई 25% ऑक्सीजन हमें अलग अलग तरह के बैक्टीरिया और अलगाई से मिलती है। हाल ही में आपने अमेज़न के जंगलों में लगी आग के बारे में पूरे सोशल मीडिया पर कई पोस्ट और स्टोरीज देखी होंगी।
बड़े बड़े एक्टर्स, पॉलिटिशियंस और बिजनेसमैन ने इस जंगल में लगी आग की फोटोज को पोस्ट करते हुए इसे लंग्स ऑफ प्लेनेट अर्थ बताया था और ये दावा किया था कि पूरी दुनिया का 21% ऑक्सीजन यहीं से आता है। लेकिन ये बात पूरी तरह से गलत है। मैं आपको बता दूं कि पूरा लैंड फॉरेस्ट मिलाकर 25% ऑक्सीजन ही प्रोवाइड करता है और अमेज़न रेन फॉरेस्ट में लगे पेड़ पौधे हमें 2 से 8% ऑक्सीजन ही प्रोवाइड कर पाते हैं। अब ये कोई छोटा नंबर नहीं है, ये अपने आप में बहुत बड़ा नंबर है। किसी एक जगह से पूरे धरती की 2 से 8% ऑक्सीजन आनी ये कोई छोटी बात नहीं है। लेकिन ऑक्सीजन के अलावा भी कई ऐसी चीजें हैं जो अमेज़न रेन फॉरेस्ट को दुनिया में जितनी भी रेन फॉरेस्ट हैं उनसे अलग करती हैं और इसका कारण है अमेज़न रिवर, जो अमेज़न रेन फॉरेस्ट के बीच में से बहती हुई निकलती है। अगर दुनिया की सभी नदियों के वॉल्यूम को कंपेयर किया जाए तो अमेज़न रिवर का रैंक 1 आएगा, यानी वॉल्यूम के हिसाब से ये दुनिया की सबसे बड़ी नदी है। इस नदी की वजह से अमेज़न रेन फॉरेस्ट लिविंग बींग्स के लिए एक कंप्लीट इकोसिस्टम प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से यहाँ कई ऐसे जानवरों की स्पीशीज हैं जो केवल इन्हीं जगहों में पाई जाती हैं। न कि सिर्फ नदियों में बल्कि अमेज़न में एक अलग ही बायोडाइवर्सिटी मौजूद है। मतलब यहाँ बहुत ही अलग अलग तरह के एनिमल्स, प्लांट्स और कई डिफरेंट तरह के लिविंग बींग्स जो इंसानों ने आज तक कभी देखे भी नहीं होंगे, यहाँ पर ऐसी ऐसी चीजें पाई जाती हैं। बायोडाइवर्सिटी मदर नेचर का खजाना है और ये सिर्फ हमारे प्लेनेट पर मौजूद है, तो इसकी कीमत कितनी है ये बात सोचने वाली है और इसे कोई और नहीं बल्कि आपको और मुझे मिलकर सोचना होगा। माउंटेन गोरिल्लाज, ब्लू मॉर्फो बटरफ्लाई, ओकापी और पॉइजन डार्ट फ्रॉग जैसे कुछ ऐसे लिविंग बींग्स हैं जो सिर्फ अमेज़न रेन फॉरेस्ट में ही पाए जाते हैं। हर 1 लाख लोगों में से 440 कैंसर के केसेस रिपोर्ट किए जाते हैं। ग्लोबल लेवल पर बात करें तो कैंसर को डेथ का एक बड़ा कारण माना जाता है। कहा जाता है रिसर्चर्स ने अमेज़न के कुछ प्लांट्स को एंटी कैंसर ड्रग बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया है और मलेरिया को रोकने के लिए पहली मेडिसिन क्यूनाइन भी अमेज़न रेन फॉरेस्ट की ही देन है। इसके बाद भी साइंटिस्ट का कहना है कि उन्होंने अभी तक अमेज़न रेन फॉरेस्ट का केवल 0.5% फ्लावरिंग प्लांट्स को ही स्टडी किया है, यानी अभी हमें वहाँ के 99.5% प्लांट्स को स्टडी करना बाकी है। सोचो, अगर उन सभी प्लांट्स की स्टडी हो गई तो हमें किन किन बीमारियों का इलाज मिल सकता है। ये तो थी अमेज़न के जंगलों से जुड़ी कुछ बातें। चलो अब बात कर लेते हैं कि आखिर अमेज़न रेन फॉरेस्ट में आग लगी कैसे। वहाँ ऐसी कौन सी घटना हुई जिससे आग लगी और करीब 16 से भी ज्यादा दिनों तक यह आग फैलती चली गई। एक्चुअली अमेज़न रेन फॉरेस्ट में पैचेस यानी छोटी छोटी जगहों में आग लगती रहती है और ये एक नेचुरल फिनोमिना है। यह हर जंगलों में होता ही रहता है। 2019 में ब्राजील में 76,000 से ज्यादा आग लग चुकी है, जो कि पिछले साल यानी 2018 में केवल 40,000 थी और अभी तो 2019 खत्म भी नहीं हुआ। बिजनेस इनसाइडर की एक रिपोर्ट के मुताबिक वहां पर लगी ज्यादातर आग किसानों ने अपनी खेती करने के लिए लगाई थी। रिसेंटली यूरोपियन यूनियन की सैटेलाइट प्रोग्राम ने इस आग की कुछ इमेजेस को कैप्चर किया, जिसमें आप देख सकते हैं कि स्मोक ने लगभग आधी से ज्यादा कंट्री को कवर कर रखा है और ये स्मोक पड़ोसी देश जैसे पेरू, बोलिविया और पैराग्वे की तरफ भी बढ़ रहा है। अमेज़न रेन फॉरेस्ट का 60% एरिया ब्राजील में आता है, इसीलिए इसको प्रोटेक्ट करने की मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ब्राजील की ही है। मगर कुछ एक्टिविस्ट इस फायर का रिस्पॉन्सिबल ब्राजील के प्रेसिडेंट को मानते हैं। उनका मानना है ब्राजील के प्रेसिडेंट जेयर बोल्सोनारो ने कंट्री की इकोनॉमी को रिस्टोर करने के लिए अमेज़न रेन फॉरेस्ट को जरिया बनाया है, जिसके लिए उन्होंने एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए बनाए गए रूल्स और रेगुलेशंस को काफी हद तक घटा दिया है, जिससे पब्लिक के लिए डिफॉरेस्टेशन यानी जंगलों को काटना काफी आसान हो गया, ताकि ब्राजील के लोग वहाँ पर ज्यादा खेती कर सकें और उस कंट्री की इकोनॉमी को बढ़ाया जा सके। उन्होंने ये नहीं देखा कि ऐसा करने से इस जंगल पर उसका क्या असर पड़ेगा। उन्होंने बस अपनी कंट्री के बारे में सोचा और इसका प्रूफ आपको सैटेलाइट के डेटा से भी देखने को मिला। यहाँ तक कि ब्राजील की एनवायरमेंटल इन्फोर्समेंट एजेंसी का बजट भी $23 मिलियन कम कर दिया गया और इन्हीं सब कारणों की वजह से पब्लिक के लिए अमेज़न रेन फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय करना
और भी ज्यादा आसान हो गया और उन्होंने धीरे धीरे करके इस जंगलों को काटना शुरू कर दिया और इस जंगल से छेड़छाड़ करना भी। और इन सारे कारणों का इफेक्ट हमें इस भयानक आग के रूप में देखने को मिला जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया, क्योंकि अमेज़न रेन फॉरेस्ट में आग की वजह से केवल ब्राजील को ही नुकसान नहीं होगा, इससे पूरी दुनिया के इकोसिस्टम पर असर पड़ सकता है। एज एन अवेयर सिटीजन हमें ये पता होना चाहिए कि अमेज़न रेन फॉरेस्ट हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। इसीलिए इस वीडियो को जितना हो सके अपने सभी यार दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कर देना और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके इस घंटे वाले बटन को दबाना मत भूलना, क्योंकि हम ऐसे ही ज्ञान बांटते रहते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपने विश्व के जो अमेज़न फॉरेस्ट हैं उसकी इम्पोर्टेंस क्या है वर्ल्ड लेवल पे और उसकी महत्ता क्या है उसके बारे में समझा। और किस तरीके से अगर आप हमारे वन इसी तरीके से जलते रहे या कटते रहे तो किस प्रकार हमारे ओवरऑल विश्व को नुकसान पहुंचेगा, इसकी कल्पना हम देख सकते हैं इस वीडियो के माध्यम से। थैंक यू।